जिस दिन हमारा रिश्ता टूटा, उस औरत ने जिसने कभी कहा था कि वह हमेशा मुझ पर निर्भर रहेगी, लाल आंखों से मुझे चेतावनी दी, जब तक तुम मर नहीं जाते मेरे सामने कभी मत आना। इसलिए चाहे मुझे कूड़ा बीनकर ही अपना गुजारा क्यों न करना पड़ा हो और हमारे बेटे को तेज बुखार के कारण अपने बाएं कान की सुनने की क्षमता खोनी पड़ी हो, मैंने कभी उससे जिम्मेदारी लेने के लिए संपर्क नहीं किया। लेकिन जब हमारा बेटा 4 साल का हुआ, तब मुझे पता चला कि मुझे फेफड़ों का अंतिम चरण का कैंसर है। डॉक्टरों ने कहा कि मेरे पास केवल 3 महीने बचे हैं। इन आखिरी 3 महीनों में मैं अपने बेटे के लिए क्या छोड़ सकता हूँ? क्या मैं जितना हो सके उतना पैसा बचाऊं, उसके साथ ढेर सारी तस्वीरें खिंचवाऊं और वीडियो रिकॉर्ड करूं, या फिर उसे उसकी असली माँ मूशिनवान के पास ले जाऊं? लेकिन मूशिनवान जल्द ही किसी और आदमी से शादी करने वाली थी। कुछ दिनों बाद आखिरकार मैं एक आलीशान बंगले में मूशिनवान से मिला। वही औरत जो कभी मेरे लिए चाय ठंडी करके प्यार से पिलाती थी, अब मुस्कुराते हुए ये शिन के कपड़ों का कॉलर ठीक कर रही थी। तभी ये शिन ने हमें देखा और हैरानी से पुकारा, भैया। मूशिनवान ने भी हमारी ओर देखा। पास खड़ी लियू रुयान ने कहा, शिनवान, चेन चेन कई दिनों से तुम्हें ढूंढ रहा है, शायद उसे कोई जरूरी बात करनी है। क्या तुम दोनों कुछ देर बात कर लोगे? मूशिनवान चुपचाप हमें देखती रही। उसकी नजर आखिरकार मेरे छोटे से बेटे पर जाकर ठहर गई। मेरे बेटे ने डरते डरते लेकिन शिष्टता से कहा, आंटी नमस्ते। मैंने हिम्मत जुटाई, उसका हाथ पकड़कर एक कदम आगे बढ़ा और कहा, मिस मू, क्या मैं आपके कुछ मिनट ले सकता हूँ? मेरी लगभग विनती करती आवाज मानो उसके दिल को छू गई, लेकिन उसने न मेरी तरफ देखा और न ही मेरे बेटे की तरफ। वह फिर से ये शिन की टाई ठीक करने लगी। ये शिन ने धीरे से उसका हाथ पकड़कर कहा, बस करो शिनवान, भैया अभी भी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उसने मेरी तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा। वह सिर्फ ये शिन को देखकर बोली, तुमने कल रात शराब पी थी, अगर कॉलर ठीक से बंद नहीं होगा तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। ये वही शब्द थे जो वह कभी मुझसे कहा करती थी। लेकिन अब वह प्यार बहुत पहले खत्म हो चुका था। मुझे लगा कि उसके काम खत्म होने के बाद वो मुझे कुछ समय देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने आराम से अपना सामान समेटा, ये शिन के कंधे पर हाथ रखा और प्यार से बोली, मैं तुम्हारे लिए हैंगओवर का सूप बनाकर लाती हूँ। कुछ मिनट बाद वह सूप लेकर आई। उसने अब भी मेरी तरफ नहीं देखा। वह ये शिन के पास बैठ गई और बार बार गर्म सूप को फूंक मारकर ठंडा करने लगी। मैं और मेरा बेटा इतने लंबे समय तक खड़े रहे कि हमारे पैर सुन्न हो गए, लेकिन उसने जैसे हमें देखा ही नहीं। आखिरकार लियू रुयान से रहा नहीं गया। उसने कहा, शिनवान, ये दोनों आधे घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मूशिनवान ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, अगर इंतजार नहीं करना है तो बाहर चले जाएं। मैंने किसी को रोका नहीं है। मैंने शांत स्वर में कहा, मिस मू, कोई बात नहीं, मैं और इंतजार कर सकता हूँ। इतना सुनते ही उसने जोर से सूप का कटोरा मेज पर रख दिया। सूप छलक गया और तेज आवाज से मेरी बात बीच में ही रुक गई। मेरा बेटा डरकर मेरे और करीब आ गया। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में सिर्फ डर था। पापा, मुझे डर लग रहा है। मैंने उसे गोद में उठा लिया, उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, चलो हम बाहर इंतजार करते हैं। जब हम बाहर निकले, हमारी जाती हुई पीठ देखकर भी मूशिनवान को कोई संतोष नहीं मिला। उल्टा उसका चेहरा और भी उदास और कठोर हो गया। करीब आधे घंटे बाद उसने मुझे अकेले अपने अध्ययन कक्ष में बुलाया। अंदर जाने से पहले मैंने बेटे को बैठक में बैठाया, उसके सामने घुटनों के बल बैठकर कहा, यहीं अच्छे से मेरा इंतजार करना। अध्ययन कक्ष में मूशिनवान मेरी तरफ पीठ किए खड़ी थी। उसकी परछाई खिड़की के बाहर अधूरे चांद की तरह ठंडी और अकेली लग रही थी। उसने बिना मुड़े कहा, तुम्हारे पास ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट है, सीधी बात करो। मैंने भी बिना घुमाए फिराए कहा, मिस मू, मैं आज यहाँ इसलिए आया हूँ कि मैं अपने बेटे को आपकी जिम्मेदारी में सौंपना चाहता हूँ। वह आपका बेटा भी है। मूशिनवान मेरी ओर मुड़ी। उसकी आंखों में सिर्फ ठंडापन और शक था। ये चेन, इतनी जल्दी बच्चे की जिम्मेदारी छोड़ने की क्या वजह है? क्या बात है? कोई लाइलाज बीमारी हो गई है? मरने वाले हो? उसकी बर्फ जैसी ठंडी आवाज ने मेरे दिल को टुकड़े टुकड़े कर दिया। मैंने बड़ी मुश्किल से कहा, फेफड़ों का 4था चरण का कैंसर है। डॉक्टरों ने कहा है कि मेरे पास 3 महीने से भी कम समय बचा है। मुझे लगा था कि यह सुनकर मूशिनवान कम से कम एक पल के लिए गंभीर हो जाएगी, चाहे उसे मुझ पर दया ना आए, लेकिन शायद वह इस बात पर सोचने को मजबूर होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने सिर्फ ताने मारे, ये चेन, 5 साल पहले तुमने मेरे साथ क्या किया था, भूल गए? अब इस बार कौन सी नई चाल चल रहे हो? अपने मरने जैसी झूठी कहानी भी बना ली। जरा भी डर नहीं लगता कि भगवान सचमुच तुम्हें ऐसी बीमारी दे दें और तुम्हारी जान ले लें? 5 साल पहले भी मैंने सच समझाने की कोशिश की थी, लेकिन उसने कभी विश्वास नहीं किया। आज जब मैं पूरी तरह मजबूर होकर उसके सामने खड़ा था, तब भी मुझे वही बात दोबारा कहनी पड़ी। शिनवान, 5 साल पहले मेरा श्याओ चुन्यू के साथ कोई संबंध नहीं था। मैंने उसके साथ रात नहीं बिताई थी और न ही मैंने उसके साथ मिलकर हमारे नवजात बच्चे का अपहरण किया था। तुम लोगों ने मुझे जेल भेजा, लेकिन वह सब झूठे आरोप थे। शियाओ जू सचमुच तुम्हारा खोया हुआ बेटा है। उसने गुस्से से कहा, मुझे शिनवान मत कहो, तुम्हें इसका कोई हक नहीं है। उसकी आंखों में सिर्फ नफरत थी, सबूत साफ थे। किसी ने तुम्हें झूठा नहीं फंसाया। कुछ देर बाद मैंने खुद को संभालते हुए विनती की, मिस मू, आप मेरी किसी बात पर विश्वास मत कीजिए। आप चाहें तो मुझे झूठा, चालाक और स्वार्थी इंसान ही समझिए। मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मैं हाथ जोड़कर आपसे सिर्फ एक बात कहता हूँ, कृपया एक बार डीएनए पितृत्व परीक्षण करवा लीजिए। इसे मेरी आखिरी विनती समझ लीजिए। मेरी आवाज इतनी बेबस थी जैसे धूल में मिल गई हो। मैंने जल्दी से अपने बैग से एक छोटा सा डिब्बा निकाला। इसमें शियाओजू के कुछ बाल हैं। मूशिनवान ने तुरंत
तुरंत वह डिब्बा नहीं लिया। मैं उसे उसी तरह दोनों हाथों से आगे बढ़ाए खड़ा रहा। हमारा बेटा अब 4 साल 10 महीने का हो चुका है। उसका घर का नाम शियाओजू है, क्योंकि उसे भी आपकी तरह संतरे बहुत पसंद हैं। जितने भी खिलाओ उसका मन नहीं भरता। बस मू शिनवान की तेज चीख ने मेरी बात बीच में ही रोक दी। ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर और आत्मा की सारी ताकत एक पल में खत्म हो गई हो। मैंने कांपती आवाज में कहा, मिस मू, आप क्या चाहती हैं कि मैं क्या करूं ताकि आप एक बार डीएनए टेस्ट के लिए तैयार हो जाएं? क्या मैं आपके सामने घुटनों के बल बैठकर भीख मांगूं? अगर यही चाहिए तो मैं वह भी करूंगा। इतना कहकर मैं हाथ में डिब्बा लिए घुटनों पर बैठने ही वाला था, लेकिन मेरी इतनी बेबसी भी उसके दिल को नहीं पिघला सकी। उसने झटके से डिब्बा मेरे हाथ से छीन लिया और गुस्से में बोली, बस मेरे घर का कालीन गंदा मत करो। तुम्हारी इज्जत की मेरे लिए कोई कीमत नहीं है। मैं ये बाल रख लेती हूँ, अब तुम दोनों जा सकते हो। हालांकि उसने शियाओजू के बाल ले लिए थे, फिर भी मेरे मन में बेचैनी बनी रही। मैंने धीरे से कहा, अगर आप सचमुच डीएनए टेस्ट करवा लेंगी तो मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा, और जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती कृपया आज की हमारी बातचीत किसी और को मत बताइए। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। इतना कहकर मैंने गहरा झुककर प्रणाम किया और मुड़कर बाहर निकल गया। मू शिनवान मेरी जाती हुई पीठ को देखती रही। मेरी दुबली पतली परछाई धीरे धीरे उससे दूर होती गई, जैसे कोई सपना जिसे चाहकर भी पकड़ा नहीं जा सकता। दरवाजे पर यह शिन चाय और नाश्ते की ट्रे लिए खड़ा था। दरवाजा खोलते ही मैं लगभग उससे टकरा गया। उसने मुस्कुराकर पूछा, भैया इतनी जल्दी बात खत्म हो गई? मैं तो आप दोनों के लिए चाय और कुछ नाश्ता लेकर आ रहा था। मैंने हल्का सा सिर झुकाया। आप लोगों को परेशान नहीं करूंगा, अब चलता हूँ। मैं उसके पास से निकल गया। मेरे जाने के बाद मू शिनवान ने ट्रे उसके हाथ से ली और दोनों साथ में अध्ययन कक्ष में चले गए। बैठते ही ये शिन ने चिंता से पूछा, शिनवान भैया किस काम से आए थे? क्या उन्हें कोई परेशानी है? वे और उनका बेटा ठीक तो हैं? मू शिनवान ने सीधे जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ इतना कहा, ज्यादा मत सोचो, कोई भी आ जाए, हमारी शादी पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। ये शिन बोला, मैं बस उनकी चिंता कर रहा हूँ। उसकी बात सुनकर मू शिनवान ने एक बार फिर खिड़की से बाहर देखा। उसी समय उसने हमें देखा, एक बड़ा और एक छोटा साया अधूरे चांद की फीकी रोशनी में धीरे धीरे दूर जाते हुए। वह दृश्य इतना उदास था कि उसके दिल में भी हलचल हुई, लेकिन जब उसने दोबारा नजर उठाई तब तक हम दोनों वहां से जा चुके थे। अब वहां सिर्फ ठंडी चांदनी और हवा में झूमते पेड़ों की परछाइयां थीं। सब कुछ खाली था, ठीक वैसे ही जैसे पिछले 5 वर्षों में उसका अपना दिल खाली हो गया था। उसकी आंखों में एक पल के लिए उदासी झलकी, लेकिन ये शिन ने उसे साफ देख लिया। उसका चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। उधर मू शिनवान ने सिर झुकाकर अपने हाथ में पकड़े उस छोटे से डिब्बे को देखा। उसके अंदर शियाओजू के कुछ बाल सुरक्षित रखे थे। ये शिन ने उत्सुकता से मुस्कुराते हुए पूछा, शिनवान क्या यह डिब्बा भैया तुम्हारे लिए छोड़ गए हैं? इसमें क्या है? मू शिनवान ने उसकी ओर देखा। ये शिन फिर हल्के से मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, मत बताओ। मुझे इतना पता है कि चाहे कुछ भी हो तुम्हारा दिल हमेशा मेरे साथ ही रहेगा। उसके जाने के बाद भी मू शिनवान लंबे समय तक उसी डिब्बे को हाथ में पकड़े बैठी रही। उसमें रखे शियाओजू के बालों को देखते हुए वह गहरी सोच में डूब गई। उधर मैं अपने बेटे शियाओजू का छोटा सा हाथ थामे उस आलीशान कॉलोनी से बाहर निकल रहा था। हमेशा चहकने वाला शियाओजू आज पूरे रास्ते चुप रहा। अचानक वह रुक गया। उसने सिर झुकाकर मेरी थकी हुई शक्ल को देखा और धीमी आवाज में पूछा, पापा क्या आप मुझे छोड़ने वाले हैं? पापा मुझे मत छोड़िए, मैं अब आपसे चॉकलेट भी नहीं मांगूंगा, प्लीज मुझे अपने से दूर मत कीजिए। उसकी मासूम विनती ने मेरा दिल चीर कर रख दिया। मैं तुरंत उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और उसे कसकर गले लगा लिया। नहीं बेटा, पापा तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। पापा तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन मन ही मन में जानता था इस बार मैं अपना वादा निभा नहीं पाऊंगा। अगले दिन शियाओजू ने नए स्कूल में दाखिला लिया। पहले भी वह कई बार स्कूल बदल चुका था और हर बार जल्दी घुल मिल जाता था, लेकिन इस बार जब सारी औपचारिकताएं पूरी हो गईं और क्लास टीचर उसे कक्षा में ले जाने लगी तो वह बार बार पीछे मुड़कर मुझे देखने लगा। आखिरकार वह रुक गया। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। पापा क्या आप आज दोपहर मुझे लेने जरूर आएंगे? उस पल मेरा गला भर आया। मैं समझ गया कि वह अभी भी डर रहा था कि कहीं मैं उसे छोड़ न दूं। मैंने मुस्कुराकर जोर से सिर हिलाया। हाँ, सबसे पहले पापा ही तुम्हें लेने आएंगे। इतना सुनते ही उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई, मानो उसे सबसे बड़ा भरोसा मिल गया हो। उस दिन उसने पूरे मन से पढ़ाई की, खेला और खुश रहा। स्कूल की छुट्टी होने से कुछ पहले एक अध्यापिका उसे कक्षा से बाहर ले गई। बाहर उसने एक लंबी, शांत और ठंडी सी दिखने वाली महिला को देखा। वह मू शिनवान थी। उसे देखते ही शियाओजू के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। वह सावधान होकर बोला, आंटी नमस्ते। मू शिनवान उसके पास बैठ गई और उसे अपने करीब लाना चाहती थी, लेकिन शियाओजू एक कदम पीछे हट गया। उसकी आंखों में साफ डर और सतर्कता थी। आंटी आपको मुझसे क्या काम है? मू शिनवान ने अपना बढ़ा हुआ हाथ वापस खींच लिया। उसने महसूस किया कि बच्चा उससे कितना घबराया हुआ है, इसलिए उसने उसे छूने की कोशिश नहीं की। वह नरम आवाज में बोली, क्या तुम आंटी के साथ थोड़ी देर पार्क में खेलोगे? शियाओजू उसे ध्यान से देखता रहा। उसके मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे।
कहीं ये आंटी मुझे अपने साथ ले तो नहीं जाएंगी। शायद मु शिनवान उसकी चिंता समझ गई थी। उसने मुस्कुराकर कहा, घबराओ मत, हम बस थोड़ी देर खेलेंगे। जब तुम्हारे पापा तुम्हें लेने आएंगे तब मैं चली जाऊंगी। कुछ सोचने के बाद शियाओजू मान गया। दोनों हाथ पकड़कर पार्क की ओर चल पड़े। झूले और फिसल पट्टी के पास पहुंचकर मु शिनवान ने जितना हो सके उतनी कोमल आवाज में कहा, जाओ खेलो, आंटी यहीं बैठकर तुम्हें देखेगी। असल में वह सिर्फ उसे थोड़ा सा और देखना चाहती थी। बच्चे तो आखिर बच्चे ही होते हैं। कुछ ही देर में शियाओजू खुलकर खेलने लगा। जब वह रस्सी वाले खेल पर चढ़ रहा था तभी लगभग 1 मीटर की ऊंचाई से उसका पैर फिसल गया और वह नीचे गिर पड़ा। सावधान! मु शिनवान घबराकर उसकी ओर दौड़ी, लेकिन शियाओजू तुरंत खुद ही उठ खड़ा हुआ। वह मुस्कुराकर बोला, आंटी मैं ठीक हूँ। पापा कहते हैं कि अगर गिर जाओ तो खुद उठ जाना चाहिए, फिर सब ठीक हो जाता है। उसे देखकर मु शिनवान सोच में पड़ गई। इन 5 सालों में ये चेन ने अकेले इस बच्चे को कैसे पाला होगा? बच्चा इतना मजबूत, इतना बहादुर बन गया था। अगर शियाओजू सचमुच उसका बेटा है तो क्या 5 साल पहले उसने सचमुच ये चेन के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया था? तभी उसकी नजर शियाओजू के कान में लगे हियरिंग एड पर गई। वह चौंक गई। तुम्हारे कान को क्या हुआ? शियाओजू ने अपने दाहियों कान की ओर इशारा किया। इस कान से मुझे सुनाई नहीं देता, आप मेरे बाइयों कान की तरफ बोलिए। ये सुनते ही मु शिनवान के भीतर गुस्सा भर उठा। ये चेन आखिर कैसा बाप है? उसकी यह बात सुनकर शियाओजू घबरा गया। मु शिनवान को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने धीरे से कहा, माफ करना आंटी, धीरे बोलती है। लेकिन शियाओजू नाराज हो गया। ये मेरे पापा की गलती नहीं है। उस समय मैं और पापा दोनों जेल में थे। मुझे तेज बुखार आया था, समय पर अस्पताल नहीं जा सके, इसलिए मेरा कान खराब हो गया। आप मेरे पापा के बारे में कुछ मत कहिए। दुनिया में मेरे पापा सबसे अच्छे पापा हैं। तभी पीछे से एक आवाज आई, तुम यहाँ कैसे? मु शिनवान ने मुड़कर देखा। उसी क्षण शियाओजू दौड़कर मेरी बाहों में आ गिरा। पापा आप आ गए, मैं आपका बहुत देर से इंतजार कर रहा था। मैंने उसे गले लगाते हुए कहा, माफ करना बेटा, पापा को थोड़ा काम आ गया था। पीछे खड़ी मु शिनवान ने मुझे देखा और बोली, ये चेन कहीं बैठकर बात करें? मैंने शांत स्वर में उत्तर दिया, यही ठीक है, यही बात कर लेते हैं। उसने सिर हिलाया। ठीक है। मैंने शियाओजू से कहा, बेटा तुम थोड़ी देर और खेल लो। हम दोनों वहीं खड़े होकर उसे खेलते देखते रहे। हमारी निगाहें उस छोटे से बच्चे से एक पल के लिए भी नहीं हट रही थी। काफी देर तक दोनों के बीच खामोशी छाई रही। आखिरकार मु शिनवान ने ही चुप्पी तोड़ी। क्या शियाओजू सचमुच मेरा बेटा है? मैंने सीधे जवाब देने के बजाय उससे पूछा, मिस मु क्या आपने डीएनए टेस्ट करवा लिया? मिस मु कहकर पुकारना उसके चेहरे पर हल्की सी पीड़ा ले आया। वह मेरी ओर देखते हुए बोली, ये चेन, मुझे सिर्फ एक सच्चा जवाब चाहिए। अगर इस बार भी तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो। लेकिन उसके वाक्य पूरे होने से पहले ही मैंने दृढ़ स्वर में उसे बीच में रोक दिया। मिस मु, मैं पहले भी यही कह चुका हूँ और आज भी वही कह रहा हूँ। मैंने कभी आपकी वर्तमान जिंदगी में दखल देने का इरादा नहीं रखा। अगर डीएनए टेस्ट ये साबित भी कर दे कि शियाओजू आपका बेटा है, तब भी मैं आपकी और यंग मास्टर ये की जिंदगी या आपके रिश्ते को बदलना नहीं चाहता। मैं सिर्फ आपसे एक विनती करता हूँ, कृपया शियाओजू का ख्याल रख लीजिए। मेरी शांत लेकिन दूरी बनाए रखने वाली आवाज ने हमारे बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी कर दी। उसी समय किंडरगार्टन के लगभग सभी बच्चे जा चुके थे। मैंने शियाओजू को अपने पास बुलाया। स्कूल बंद होने वाला है मिस मु, अब मैं और शियाओजू चलते हैं। मैंने उसका हाथ थामा और उसकी ओर देखा। वह तुरंत मेरा इशारा समझ गया। उसने बड़ी शालीनता से मु शिनवान की ओर हाथ हिलाकर कहा, आंटी अलविदा, मैं और पापा अब घर जा रहे हैं। मु शिनवान ने भी हाथ हिलाया। अलविदा शियाओजू। उसकी आंखों में भावनाओं का सैलाब था, मानो वह उसे जाने नहीं देना चाहती थी। ऐसा लग रहा था कि उसके दिल में अभी भी बहुत सी बातें बाकी थीं जो वह कह नहीं सकी। अगले कुछ दिनों तक मु शिनवान का मन बिल्कुल शांत नहीं हो पाया। वह लगातार बेचैन और उलझन में रही। 5वें दिन उसे डीएनए परीक्षण केंद्र से फोन आया। क्या आप मिस मु हैं? आपके द्वारा कराया गया पितृत्व परीक्षण पूरा हो गया है, रिपोर्ट तैयार है। आप चाहें तो स्वयं आकर ले सकती हैं या हम उसे डाक से भेज सकते हैं। उस समय सिर्फ खिड़की के बाहर समुद्र की तेज हवा ही नहीं चल रही थी। मु शिनवान का दिल भी उतनी ही तेजी से उथल पुथल कर रहा था। वह तुरंत अपनी सीट से उठ खड़ी हुई। इतनी जल्दबाजी में थी कि कोट तक पहनना भूल गई। मोबाइल हाथ में लेकर वह तेज कदमों से बाहर निकलते हुए बोली, मैं खुद आकर रिपोर्ट ले जाऊंगी। शाम के 7 बजे थे। ठंडी हवा तेजी से चल रही थी। एक काली कार आकर मेरे और शियाओजू के सामने रुकी। मैंने ठंड से कांपते हुए बेटे को कसकर अपनी बाहों में भर रखा था। कार से लियू रुयान को उतरते देखकर मैं उत्साह से उसकी ओर बढ़ा। रुयान दीदी, क्या डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है? मेरी बात सुनकर वह मुझे कार में बैठाने ही वाली थी कि अचानक ठिठक गई। छेनचेन, कौन सी डीएनए रिपोर्ट? उसकी हैरान नजर शियाओजू पर जा टिकी। क्या शियाओजू सचमुच शिनवान का खोया हुआ बेटा है? मेरी आंखों में आंसू भर आए। मैंने चुपचाप सिर हिलाकर हाँ कहा। लियू रुयान भी भावुक हो गई। तेज हवा में हम दोनों बाप बेटे और भी असहाय लग रहे थे।
उसने तुरंत कार का दरवाजा खोलकर हमारे सामने ढाल की तरह खड़ी हो गई। पहले कार में बैठो, फिर बात करते हैं। करीब 5 मिनट बाद मैं अभी अभी नींद से जागे शियाओजू का हाथ पकड़कर एक होटल पहुंचा। जैसे ही निजी कमरे का दरवाजा खुला, सामने कोई वेटर नहीं बल्कि मू शिनवान खड़ी थी। हमें देखते ही उसके चेहरे की ठंडी कठोरता एक पल के लिए जम सी गई। उसकी नजर कुछ क्षणों तक मुझ पर ही टिकी रही। मेरे मन में अनजाना डर पैदा हो गया। मैंने धीरे से कहा, मिस मो, लेकिन उसने मुझे बात पूरी भी नहीं करने दी। सिर्फ इतना कहा, अंदर आओ, और बिना पीछे देखे अंदर चली गई। मैं शियाओजू का हाथ पकड़े घबराते हुए उसके पीछे कमरे में दाखिल हुआ। कमरे के अंदर मौजूद सभी लोगों की निगाहें एक साथ हमारी ओर उठ गईं। हम दोनों को देखकर, ये शिन को छोड़कर, बाकी सभी के चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। वहां ये परिवार और मू परिवार के कई लोग मौजूद थे। ये गू चांग, मेरी बहन ये टिंग और डू शिनयांग भी वहीं थी। मैंने विनम्रता से अभिवादन किया। अंकल, ये मिस ये, लेकिन डू शिनयांग की ओर मैंने देखा तक नहीं। मैं आज भी ये गूंचांग के उस एहसान को नहीं भूल सकता कि उन्होंने बचपन में मेरा पालन पोषण किया था। लेकिन डू शिनयांग, वह मेरी माँ की सबसे अच्छी दोस्त थी। फिर भी माँ के गर्भवती होने के दौरान उनका मेरे पिता से संबंध बन गया। उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया जो मुझसे केवल कुछ महीने छोटा था। गलती मेरे पिता की थी, उन्होंने मेरी माँ को धोखा दिया था। लेकिन डू शिनयांग के बहकावे में आकर उन्होंने उल्टा मेरी माँ पर ही बेवफाई का आरोप लगा दिया। मैं ये गूंचांग से इसलिए नफरत नहीं करता कि उन्होंने डीएनए रिपोर्ट दिखाकर कहा था कि मैं उनका सगा बेटा नहीं हूँ। मैं उनसे इसलिए नफरत करता हूँ क्योंकि उन्होंने मेरी माँ के साथ विश्वासघात किया था। उसी समय ये गूंचांग ने जटिल भावों से मेरी ओर देखा। चेन चेन, जेल से बाहर आने के बाद तुम कभी घर क्यों नहीं लौटे? मैंने अपने भीतर उठ रहे गुस्से को दबाकर शांत स्वर में कहा, अंकल, ये आपने ही कहा था कि अगर मैं बाहर मर भी जाऊं तो उसका ये परिवार से कोई संबंध नहीं होगा। इतने में डू शिनयांग नाराज होकर बीच में बोल पड़ी, चेन चेन, तुम अब तक अपने पिता से नाराज हो? उस समय उन्होंने गुस्से में वे बातें कह दी थी। तुम्हें क्या पता इन सालों में तुम्हारी वजह से उन्हें कितनी चिंता रही है। ये गूंचांग ने दर्द भरी सांस लेकर कहा, छोड़ो, तुम उससे कुछ भी कहो, वह कभी नहीं समझेगा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। अब अतीत की सारी शिकायतें और दर्द मेरे लिए मायने नहीं रखते थे। मेरे लिए सबसे बड़ी चिंता सिर्फ एक थी, मेरे मरने के बाद क्या कोई मेरे बेटे शियाओजू का ख्याल रखेगा? मैंने मू शिनवान की ओर देखा। मिस मू, आपने आज मुझे यहाँ बुलाया है, यकीनन कोई बहुत जरूरी बात होगी। वह धीरे धीरे अपनी सीट से उठी। उसके हाथ में एक फाइल थी। वह कुछ पल तक मुझे घूरती रही, फिर उसके होंठों पर ठंडी मुस्कान उभरी। ये चेन, तुम डीएनए टेस्ट का नतीजा जानना चाहते थे, है ना? तो आज मैं तुम्हें उसका जवाब देती हूँ। इतना कहकर उसने फाइल से रिपोर्ट निकाली और पूरी ताकत से मेरे चेहरे पर दे मारी। कागज के पन्ने हवा में बिखर गए। उनके तेज किनारों ने मेरे चेहरे को काट दिया, लेकिन मुझे दर्द का जरा भी एहसास नहीं हुआ। मेरी नजर जमीन पर गिरी रिपोर्ट की आखिरी पंक्ति पर टिक गई। उसमें लिखा था, आनुवंशिक परीक्षण के आधार पर यह सिद्ध हुआ है कि मू शिनवान ये शियाओजू की जैविक मां नहीं है। ये एक पंक्ति मेरे दिमाग पर बिजली बनकर गिरी। ये कैसे हो सकता है? मू शिनवान ही तो शियाओजू की असली मां है। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। मैंने कांपते हाथों से रिपोर्ट उठाई और बार बार पढ़ी, लेकिन हर बार वही परिणाम सामने था। उसी समय दोनों परिवारों के लोग मुझे घेर कर खड़े हो गए। वे उंगली उठाकर मुझ पर चिल्लाने लगे, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? इस नाजायज बच्चे को मू शिनवान के सिर पर थोपना चाहते हो? मेरी बांहों में बैठा शियाओजू डर से कांपने लगा। मैंने उसे और कसकर सीने से लगा लिया और मू शिनवान की ओर देखकर चीख पड़ा, ऐसा नहीं हो सकता। शियाओजू तुम्हारा ही बेटा है। उसे भी तुम्हारी तरह संतरे बहुत पसंद है। उसे भी मूंगफली से एलर्जी है। उसे भी हरे प्याज और धनिया बिल्कुल पसंद नहीं। रिपोर्ट जरूर गलत है। मैं हाथ जोड़ता हूँ, कृपया एक बार फिर डीएनए टेस्ट करवा लो, बस एक बार। लेकिन मेरी सारी विनती के बदले मुझे सिर्फ अपने बेटे की कांपती हुई आवाज सुनाई दी। उसने आंसू रोकते हुए कहा, पापा आप मत रोइए। शियाओजू को मम्मी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे पापा चाहिए। उसकी मासूम बात ने मेरे दिल को चीर कर रख दिया, लेकिन मू शिनवान के चेहरे पर दया का एक भी भाव नहीं आया। अचानक वह जोर से चिल्लाई, बस। उसने बेहद निराश और नफरत भरी नजरों से मेरी ओर देखा। मैंने तुरंत अपने दोनों हाथों से शियाओजू के कान ढक दिए। मैं नहीं चाहता था कि वह ये जहरीले शब्द सुने, लेकिन मू शिनवान की बर्फ जैसी ठंडी आवाज फिर भी मेरे कानों में गूंज उठी। मैंने तो एक पल के लिए सोचा था कि शायद मैंने तुम्हें गलत समझा था। मुझे तुम पर थोड़ा अफसोस भी हुआ, इसीलिए मैं खुद शियाओजू के बाल लेकर कई अलग अलग प्रयोगशालाओं में डीएनए टेस्ट करवाने गई। लेकिन हर जगह एक ही नतीजा आया, शियाओजू मेरा बेटा नहीं है। फिर उसने मुझ पर और भी भयानक आरोप लगाया, कैंसर, मजबूरी। ये सब सिर्फ मेरी कंपनी की दवाइयों से जुड़ी गोपनीय जानकारी हासिल करने का तुम्हारा नया नाटक है। ये चेन, तुम इतने घटिया हो कि तुम्हें अपने कर्मों का डर भी नहीं लगता। उसके हर शब्द मेरे सीने में चाकू की तरह उतर रहे थे। मैंने भगवान का शुक्र मनाया कि मैंने समय रहते अपने बेटे के कान ढक दिए थे।
मैंने कांपती आवाज में आखिरी बार उससे कहा, मिस मू, शियाओजू का एक कान पहले ही सुन नहीं सकता। क्या आप थोड़ा धीरे बोल सकती हैं? क्या आप कम से कम बच्चे के सामने ऐसी बातें नहीं कह सकती? लेकिन उसके होंठों पर सिर्फ एक ठंडी हंसी आई। अब तुम्हें अपने बेटे की चिंता हो रही है? उसकी आंखों की नफरत ने उसकी सारी समझदारी को निगल लिया था। और फिर उसने दुनिया की सबसे निर्दयी बात कही, ये चेन, तुम्हारे बेटे का बहरा होना भी तुम्हारे घटिया कर्मों की सजा है। ये भगवान का दिया हुआ दंड है। उसके शब्द खत्म होते ही उसने मेरे सामने तस्वीरों का एक पुलिंदा फेंक दिया। उनमें से एक तस्वीर सीधे मेरे हाथ में आ गिरी। मैंने देखा, वह झो फार्मास्यूटिकल्स की मोटी सी चश्मा पहने महिला थी। कुछ दिन पहले वही औरत जबरदस्ती मेरे पीछे पड़ी हुई थी। किसी ने उस पल की चोरी छिपे तस्वीरें खींच ली थी। मैं घबरा कर बोला, नहीं, वे लोग मेरे साथ साझेदारी करना चाहते थे, लेकिन मैंने कभी हामी नहीं भरी। मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं। छट्टाक! अचानक मेरे गाल पर जोरदार थप्पड़ पड़ा। मुझे मारने वाली कोई और नहीं बल्कि मेरी बड़ी बहन ये टिंग थी। वह गुस्से से कांप रही थी। ये चेन, तुम एहसान फरामोश हो। पापा को तुम दोनों बाप बेटे पर तरस आ गया था। वो तुम्हें वापस घर लाना चाहते थे और तुम यही बदला दे रहे हो। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। वह दूसरा थप्पड़ मारने के लिए फिर हाथ उठाने लगी। उसी समय वह मुशिनवान, जिसने कभी जिंदगी भर मेरा साथ देने की कसम खाई थी, आज पूरी ताकत से ये शिन की रक्षा करते हुए उसके सामने खड़ी हो गई। चारों तरफ लोगों की गालियां गूंज रही थीं। मैं कांपते हुए शियाओजू को अपनी बाहों में उठा लिया। डर से उसका छोटा सा शरीर कांप रहा था, फिर भी उसने अपने आंसू रोक लिए। वह मेरे सूजे हुए गाल पर धीरे धीरे फूंक मारने लगा। पापा, दर्द नहीं होगा। शियाओजू फूंक मार देता है। उसे इस तरह अपने आंसू रोकते देखकर ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा गला चीर दिया हो। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की। पापा ठीक है, तुम्हारे कान में तो दर्द नहीं हो रहा। उसने जोर जोर से सिर हिलाया। नहीं, मुझे दर्द नहीं है पापा, ये लोग बहुत डरावने हैं। चलो यहाँ से चलते हैं प्लीज। मैंने उसके आंसू पोंछे और भारी मन से सिर हिलाया। चलो बेटा। जाने से पहले मैंने आखिरी बार ये शिन की ओर गहरी नजर डाली। मेरे पास कोई पक्का सबूत नहीं था, लेकिन मुझे पूरा यकीन था डीएनए रिपोर्ट के साथ जरूर छेड़छाड़ की गई थी और ये काम उसी ने किया था। जैसे ही उसे मेरी नजर का एहसास हुआ, मू शिनवान ने तुरंत ये शिन को अपनी बाहों में छिपा लिया। वहीं ये टिंग गुस्से से मेरी ओर इशारा करते हुए बोली, ये चेन, शिंग शिंग के बारे में सोचना भी मत। तुम चाहे जो कर लो, मू शिनवान और शिंग शिंग की शादी होकर ही रहेगी। इसे कोई नहीं बदल सकता। उसकी बात सुनकर मुझे अचानक हंसी आ गई। चेहरे पर पड़े थप्पड़ की जलन सहते हुए मैंने अपनी कमर सीधी की और दृढ़ स्वर में कहा, मू शिनवान, मेरे लिए अब सिर्फ एक ऐसी चीज है जिसे बहुत पहले फेंक दिया गया था। वह किससे शादी करती है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे शब्द मजबूत थे, लेकिन दिल के भीतर निराशा की गहरी लहर उठ चुकी थी। अब ये पूरी तरह साफ हो गया था कि शियाओजू को मू शिनवान के भरोसे छोड़ने की मेरी आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी थी। मेरे पास बचा हुआ समय बहुत कम था। मुझे अपने बेटे के लिए कोई और रास्ता ढूंढना ही होगा। मैंने ठंडी नजर से मू शिनवान की ओर देखा। मेरी बाहों में बैठे शियाओजू ने धीरे से कहा, पापा चलो घर चलते हैं। उसकी मासूम आवाज ने मेरे सारे जख्मों पर मरहम रख दिया। मैंने उसे कसकर सीने से लगाया और बिना कुछ कहे दरवाजे की ओर चल पड़ा। लेकिन तभी पीछे से मू शिनवान की आवाज फिर सुनाई दी, मेरी और शिंग शिंग की शादी तय समय से पहले होगी। मैंने एक पल के लिए भी कदम नहीं रोके, न पीछे मुड़कर देखा। मैं बस अपने बेटे को लेकर बाहर निकलता रहा। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, उसकी आखिरी चेतावनी मेरे कानों में पड़ी, ये चेन, अगर तुमने जो परिवार के साथ कोई संबंध रखा तो मेरी बेरहमी के लिए मुझे दोष मत देना। मैं फिर भी नहीं रुका। अपने बेटे को सीने से लगाए हमेशा के लिए वहां से चला गया। करीब आधे घंटे बाद कमरा शांत हो चुका था। लियू रुयान ने जानबूझकर मू शिनवान को रोक लिया। वह सीधे बोली, तुम अब भी ये चेन को भूल नहीं पाई हो। जितना गहरा प्यार होता है उतनी ही गहरी नफरत भी होती है। तुम्हें उससे अब भी फर्क पड़ता है, इसलिए आज तुम अपना आपा खो बैठी। मू शिनवान ने तुरंत सिर उठाया। मैं क्यों दुखी हूँ? लियू रुयान ने गहरी सांस ली। जब ये चेन का एक्सीडेंट हुआ था तब ये शिन हर पल उसके साथ रहा। उसके लिए मंदिर में घुटनों के बल बैठकर दुआ मांगी। उसके सबसे अंधेरे दिनों में उसका सहारा बना। लेकिन एहसान और प्यार एक जैसी चीज नहीं होते। और अगर सचमुच उसे कैंसर है, अगर वह सच में इस दुनिया से चला गया, तो आज जो कुछ तुमने किया है, एक दिन उसी बात का तुम्हें सबसे ज्यादा पछतावा होगा। लेकिन मू शिनवान ने बिना एक पल सोचे उसकी बात काट दी। मैं सिर्फ सबूतों पर विश्वास करती हूँ। इतना कहकर वह अचानक खड़ी हुई और ठंडे चेहरे के साथ बाहर निकल गई। जाते जाते उसने सिर्फ और इतना कहा, ये चेन के मामले में तुम बीच में मत पड़ना। घर लौटने के बाद मेरा दिल बार बार शियाओजू के लिए टूट रहा था। मैं जानता था वह सब समझ चुका था। उसे पता था कि मू शिनवान ही उसकी असली माँ है, लेकिन वही औरत उससे नफरत करती है। उसे अपना बेटा मानने से भी इनकार कर रही है। एक छोटे बच्चे के लिए इससे बड़ा सदमा और क्या हो सकता था? मैंने उसे अपने पास बिठाकर धीरे से कहा, शियाओजू, कोई बात नहीं, पापा हमेशा तुमसे प्यार करेंगे। लेकिन उसने उल्टा मुझे ही सांत्वना दी। वह मुस्कुराकर बोला, पापा मुझे सिर्फ आप ही चाहिए। उसकी यह एक बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन मैं जानता था मैं बहुत जल्द मरने वाला हूँ। मेरे जाने के बाद उसके जीवन का क्या होगा? अब जबकि मू शिनवान ने उसे अपना मानने से इनकार कर दिया था, मुझे अपने दिल पर पत्थर रखना ही होगा। मुझे शियाओजू के लिए एक नया घर ढूंढना पड़ेगा।
कुछ दिनों बाद आखिरकार समुदाय कार्यालय से खबर आई। एक मध्यम आयु का दंपति शियाओजू को गोद लेने के लिए तैयार था। मैं शियाओजू को साथ लेकर उस दंपति से मिला जिन्हें मैं उसका नया परिवार बनाना चाहता था। शियाओजू को अभी तक कुछ भी पता नहीं था। उन दोनों के चेहरे पर स्नेह भरी मुस्कान थी, लेकिन मैं अपने टूटते हुए दिल को बड़ी मुश्किल से संभाल रहा था। मैंने धीमी आवाज में उनसे विनती की, क्या आप अभी उसे सच मत बताइए। कुछ दिन तक बस मेरे दोस्तों की तरह उसके साथ रहिए। मुझे नहीं पता मैं उसे ये बात कैसे बताऊं। ये कहते कहते मेरी आवाज भर्रा गई। ऐसा लग रहा था जैसे गले में कोई नुकीली चीज अटक गई हो। सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। मेरी लाल आंखें देखकर उस दंपति ने समझदारी से सिर हिला दिया। अगले दिन मैंने भारी मन से शियाओजू को उनके साथ अकेले भेज दिया। मैंने उसे झूठ कहा, बेटा आज पापा को थोड़ा काम है, ली अंकल और जो आंटी तुम्हें घुमाने ले जाएंगे, अच्छे से रहना, ठीक है। ली अंकल मुस्कुराते हुए बोले, शियाओजू आज अंकल तुम्हें मनोरंजन पार्क ले चलेंगे, चलोगे? शियाओजू कहाँ जानता था कि वे मेरे दोस्त नहीं बल्कि वही लोग थे जिन्हें मैं उसका नया माँ बाप बनाने जा रहा था। दोपहर के 3 बजे मनोरंजन पार्क के पालतू पशु क्षेत्र में मूशिनवान, ये शेन और उनके गोद लिए हुए बेटे, ये नुआन के साथ घूम रही थी। वह नुआन से अपने सगे बेटे जैसा प्यार करती थी। उसे पानी पिलाती, उसके लिए छोटा सा जैकेट पहनाती और हर बात का ध्यान रखती। तभी अचानक उसकी नजर दूर खड़े शियाओजू पर पड़ी। शियाओजू एक छोटे से सफेद खरगोश को बड़ी तल्लीनता से देख रहा था। उसके पास वही मध्यम आयु का दंपति खड़ा था। दोनों उसे बड़े प्यार से देख रहे थे। फिर आदमी ने अपनी पत्नी से कहा, ये बच्चा कितना प्यारा है, चलो गोद लेने की सारी औपचारिकताएं जल्दी पूरी कर लेते हैं। गोद लेना, ये शब्द सुनते ही मूशिनवान सन्न रह गई। क्या ये चेन सचमुच शियाओजू को किसी और को सौंपने वाला है? उस पल जैसे चारों ओर की हवा भी ठंडी पड़ गई, लेकिन उससे भी ज्यादा ठंडा उसका चेहरा था। कुछ दिन पहले यही आदमी बच्चे को उसके पास छोड़ना चाहता था और अब इतनी जल्दी उसने उसके लिए दूसरा परिवार भी ढूंढ लिया। क्या कोई पिता ऐसा भी कर सकता है? वह खुद से यही सवाल पूछ रही थी। हालांकि इस बात से उसका कोई संबंध नहीं होना चाहिए था, फिर भी शियाओजू का चेहरा जो बिल्कुल ये चेन जैसा था उसके मन से निकल ही नहीं रहा था। उसने तुरंत लियू रुयान से ये चेन का फोन नंबर लिया। एक तरफ जाकर उसने उसे कॉल किया। फोन जुड़ते ही उसने सिर्फ 3 शब्द कहे, मिलना है, अनजान नंबर। लेकिन आवाज पहचानने में मुझे एक पल भी नहीं लगा। मूशिनवान खुद मुझे फोन कर रही थी, लेकिन अब मेरे दिल में उसके लिए सिर्फ दर्द और नाराजगी बची थी। मैंने ठंडे स्वर में पूछा, मिस मू कोई काम था? करीब आधे घंटे बाद मैं एक कैफे में एक वकील से मिलने पहुंचा, लेकिन वहां जाकर पता चला कि वह कोई और नहीं बल्कि मेरी हाई स्कूल की सहपाठी सोंग लूफेंग थी। स्कूल के दिनों में वह मुझे पसंद करती थी, लेकिन मेरे दिल में उस समय सिर्फ मूशिनवान थी। आज जब हम दोबारा मिले, मैं एक लाइलाज बीमारी से जूझ रहा था और अपने बेटे के भविष्य की चिंता में टूटा हुआ था। वहीं वह शहरीब अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी थी और शादीशुदा थी। मेरी मेडिकल रिपोर्ट और बच्चे की अभिभावकता से जुड़ी फाइल पढ़ने के बाद उसकी आंखें भर आईं। वह मुझसे मिलने खुद चली आई थी। उसे आज भी याद था कि मुझे सफेद डेजी के फूल सबसे ज्यादा पसंद है। उसने फूलों का गुलदस्ता मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा, चैन उम्मीद है तुम ठीक हो जाओगे। मैंने फीकी मुस्कान के साथ कहा, रिपोर्ट तो तुमने पढ़ ही ली होगी, अब ठीक होना मेरे बस में नहीं है। वकील सोंग, चलिए काम की बात करते हैं। अगर मिस्टर और मिसेस जो शियाओजू को गोद लेना चाहें तो उसके लिए क्या क्या कानूनी प्रक्रिया होगी? वह हल्का सा मुस्कुराई। तुम पहले की तरह ही मुझे लूफेंग कह सकते हो। मैंने सिर हिलाया। समय सचमुच कितना बदल गया था, लेकिन अगले ही पल उसकी बात सुनकर मेरा दिल बैठ गया। चेन, तुम्हारे मामले में अभी गोद लेने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती। एक अभिभावक होने के नाते तुम्हें अपने बच्चे को छोड़ देने का कानूनी अधिकार नहीं है। उसकी आवाज भर्रा गई। वह आगे के शब्द नहीं बोल पाई, लेकिन मैं सब समझ गया था। मेरे मरने के बाद जब मेरी वसीयत लागू होगी तभी शियाओजू को कानूनी रूप से गोद लिया जा सकेगा। मैं पूरी तरह टूट चुका था। मुझे सांत्वना देने के लिए लूफेंग ने चुपचाप मुझे गले लगा लिया, लेकिन उसे क्या पता यह दृश्य किसी और की आंखों में भी साफ उतर चुका था। जैसे ही सोंग लूफेंग वहां से गई, मूशिनवान तेज कदमों से मेरी ओर बढ़ी। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। मैं अभी भी हाथ में सफेद डेजी का गुलदस्ता लिए गहरी सोच में डूबा था कि उसने अचानक मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में आग थी। वह गुस्से से बोली, क्या शियाओजू तुम्हारे लिए सिर्फ एक बोझ है? ये चेन, तुम अपने बेटे को इतनी जल्दी छोड़ देने पर क्यों तुले हुए हो? क्या यह सब इसलिए है कि तुम्हें कोई नई औरत मिल गई है? उसके शब्द सुनते ही मेरे पूरे शरीर में गुस्से और अपमान की आग फैल गई। आंसू रोकते हुए मैंने दांत भींचकर पूछा, अगर मैं कहूं कि मैं सचमुच मरने वाला हूं और इसीलिए अपने बेटे के लिए अभिभावक ढूंढ रहा हूं, तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगी? लेकिन उसके होंठों पर बस एक व्यंग्य भरी मुस्कान उभरी। वह बोली, सोंग, लूफेंग के अधीन हजारों वकील काम करते हैं। इतना छोटा सा मामला क्या वह खुद संभालेगी? उसका रखा हुआ आदमी बनने के लिए तुम अपने बेटे तक को छोड़ने को तैयार हो गए? अगर उसे नहीं चाहते थे तो उसे पैदा ही क्यों किया? छठाक, मैंने अपना हाथ उठाया और उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। मैं कांपती आवाज में चिल्लाया, मूशिनवान, तुम इंसान हो भी या नहीं?
तुमने खुद अपने सगे बेटे को ठुकरा दिया, तुमने मुझे हर रास्ते से मजबूर कर दिया, और अब भी तुम मुझ पर ऐसे घटिया आरोप लगा रही हो। थप्पड़ मारने के बाद जैसे मेरे शरीर की सारी ताकत खत्म हो गई। मैं बुरी तरह कांपने लगा। गिरने से बचने के लिए मुझे मेज का सहारा लेना पड़ा। मैंने भारी सांस लेते हुए कहा, मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा। ये कहकर मैं लड़खड़ाते कदमों से वहां से चला गया। इस बार मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मंगलवार को मैं एक आर्ट गैलरी पहुंचा। मैंने शियाओजू की बनाई कुछ अमूर्त पेंटिंग्स बेचने के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, लेकिन एक तस्वीर मैंने अपने पास ही रख ली। वो मेरा चित्र था जिसे शियाओजू ने अपने हाथों से बनाया था। वह मेरे 29वें जन्मदिन का सबसे अनमोल उपहार था। उसी समय मेरा फोन बजा। कॉल मिसेस जो की थी, लेकिन उन्होंने जो पहली बात कही उसने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी। शियाओजू के पापा। हम अब शियाओजू को गोद नहीं ले सकते। मेरे कान सुन्न पड़ गए। दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने घबरा कर पूछा, क्यों? आप लोग तो पहले ही उसके कान की समस्या स्वीकार कर चुके थे। उन्होंने दुखी आवाज में कहा, लेकिन मेरी सास को सब पता चल गया। वह छत से कूदने की धमकी दे रही है। हमें माफ कर दीजिए। इसके बाद फोन कट गया। उसके कान में समस्या है, यही शब्द मेरे दिमाग में बार बार गूंजते रहे। सिर्फ इसी कमी की वजह से हर गोद लेने वाला परिवार पीछे हट जाता था। मैं शियाओजू की बनाई अपनी तस्वीर को सीने से लगाए टूटे मन से आर्ट गैलरी से बाहर निकल आया। अचानक सामने से एक लंबी और बेहद आकर्षक महिला आती दिखाई दी। महंगे कपड़ों में सजी वह मू शिनवान थी। हम दोनों बिना कुछ बोले एक दूसरे के पास से निकल गए, मानो हम कभी एक दूसरे को जानते ही ना हो। लेकिन कुछ कदम चलने के बाद मैं अचानक रुक गया। मैंने पीछे मुड़कर कहा, मू शिनवान, मुझे तुमसे एक सौदा करना है। इस बार मैंने उसे मिस मू नहीं कहा। मैंने पहली बार सीधे उसका नाम लिया। मैंने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और आखिरी दांव खेल दिया। 5 साल पहले जब प्रोफेसर जिन की मृत्यु हुई थी, तब लिंजियांग फार्मा की कैंसर रोधी दवा का असली फॉर्मूला भी उनके साथ गायब हो गया था। वो फॉर्मूला अब मेरे पास है। फिर मैंने अपनी शर्त रखी, अगर तुम कानूनी अभिभावक बनकर शियाओजू को 18 साल की उम्र तक पालने के लिए तैयार हो और उसके नाम एक ट्रस्ट फंड भी बनवा दो, तो मैं वे फॉर्मूला तुम्हें दे दूंगा। लेकिन मू शिनवान धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ी। उसका चेहरा ठंडा और अविश्वास से भरा था। वह बोली, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लूंगी? अगर सचमुच वह फॉर्मूला तुम्हारे पास होता तो हमारी प्रतिद्वंद्वी झो फार्मास्यूटिकल्स की कैंसर की दवा कब की बाजार में आ चुकी होती। उसने एक ही पल में मेरी बात झूठ साबित कर दी। मैं कुछ क्षणों के लिए पूरी तरह खामोश रह गया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। कांपते हाथों से मैंने शियाओजू की बनाई वह तस्वीर उसकी ओर बढ़ाई। मू शिनवान, जरा इस तस्वीर को देखो। क्या तुम्हें याद है जब मैं 18 साल का था तब तुमने भी मुझे मेरी एक तस्वीर बनाकर दी थी? तब तुमने वादा किया था कि पूरी जिंदगी मेरे साथ रहोगी। आज मैं सचमुच हर तरफ से हार चुका हूँ। बस उसकी गूंजती हुई आवाज ने मेरी बात बीच में ही रोक दी। उस परिचित स्केच की रेखाएं देखते ही उसके दिल के सबसे गहरे जख्म फिर से हरे हो गए। वह गुस्से से बोली, ये चेन, क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? तुम्हें अतीत की बातें करने का कोई हक नहीं है। तुम उसके लायक ही नहीं हो। उसकी हर बात तीर की तरह मेरे दिल में चुभ रही थी, लेकिन मैंने सब कुछ सह लिया। मेरे लिए अब सिर्फ मेरा बेटा मायने रखता था। मैंने आखिरी उम्मीद के साथ कहा, अगर तुम्हें हमारे पुराने रिश्ते की कोई परवाह नहीं है तो मत करो, लेकिन इस तस्वीर को ध्यान से देखो। क्या तुम्हें इसकी चित्रकारी की शैली अपनी जैसी नहीं लगती? शियाओजू ने सिर्फ 1 साल चित्रकला सीखी है, फिर भी वह इतनी जीवंत तस्वीर बना सकता है। मैं सचमुच बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। अब मेरे पास उसे पालने का कोई रास्ता नहीं बचा। मेरे मन में एक ही उम्मीद थी, अगर मू शिनवान कुछ समय शियाओजू के साथ बिताएगी तो शायद वह उस अनकहे रिश्ते को महसूस कर पाएगी जो खून के रिश्तों में होता है। शियाओजू को भी उसकी तरह संतरे पसंद है। वह भी हरे प्याज और धनिया नहीं खाता। उसे भी मूंगफली से एलर्जी है, और सबसे बढ़कर उसमें चित्रकारी की वही असाधारण प्रतिभा थी। मुझे पूरा विश्वास था कि यह देखकर मू शिनवान मान जाएगी कि शियाओजू उसी का बेटा है। उसने तस्वीर पर नजर डाली। चित्र के चेहरे की बारीकियां, खासकर बालों की रेखाएं, बिल्कुल उसकी अपनी शैली जैसी थीं। लेकिन अगले ही पल उसने मन में सोचा, 4 साल का बच्चा इतनी अद्भुत चित्रकारी कैसे कर सकता है? अचानक उसने वह तस्वीर मेरे हाथ से छीन ली और बिना एक पल रुके उसे टुकड़े टुकड़े करके फाड़ डाला। नहीं, मैं उसे रोक भी नहीं पाया। जमीन पर बिखरते हुए कागज के वे टुकड़े ऐसे लग रहे थे मानो मेरा अपना दिल चिथड़े चिथड़े होकर बिखर गया हो। जमीन पर बिखरे हुए चित्र के टुकड़ों को देखकर मेरा दिल मानो चाक हो गया। मैं घुटनों के बल बैठ गया और एक एक टुकड़ा सावधानी से अपनी हथेलियों में समेटने लगा। अपने बेटे के लिए जीने का कोई रास्ता खोजने की आखिरी कोशिश में मैंने बैग से अपना अंतिम सहारा निकाला। वह मेडिकल रिपोर्ट, जिसमें साफ लिखा था कि मेरी जिंदगी के दिन गिने
गिने चुने रह गए हैं। लेकिन मू शिनवान ने बिना देखे ही वह रिपोर्ट मेरे हाथ से झटक कर जमीन पर गिरा दी। वह ठंडी आवाज में बोली, भगवान सब देख रहा है। झूठ बोलकर खुद को लाइलाज बीमार बताना ही काफी नहीं था। अब तुम एक छोटे बच्चे का भी इस्तेमाल कर रहे हो। लगता है तुम्हें अभी तक अपने कर्मों की सजा कम मिली है। वह मुड़कर जाने लगी। मेरे घुटनों में अचानक ताकत ही नहीं बची। मैं वहीं जमीन पर गिर पड़ा। गला इतना भर आया कि एक शब्द भी नहीं निकल पाया। लेकिन मू शिनवान के दिल में जरा भी नरमी नहीं आई। उसने मेरी ओर देखकर कहा, अगर तुम सचमुच सुधर जाओ और एक अच्छे पिता बनो तो मैं तुम्हें कुछ पैसे दे सकती हूँ, इतने कि तुम और तुम्हारा बेटा आराम से जी सको। इतना कहकर वह बिना पीछे देखे अपनी कार में बैठी और चली गई। तेज हवा चलने लगी। जमीन पर पड़े चित्र के टुकड़े चारों ओर उड़ने लगे। मैं लड़खड़ाते हुए उनके पीछे भागा। भागते भागते सड़क के बीचों बीच पहुंच गया। तभी एक तेज रफ्तार कार मेरे सामने आकर चीखती हुई ब्रेक लगाकर रुकी। ड्राइवर खिड़की से सिर निकालकर चिल्लाया, मरना है क्या? मैं मन ही मन मुस्कुरा भी नहीं पाया। मैं मरना नहीं चाहता था। मैं तो बस अपने बेटे के साथ थोड़ा और जीना चाहता था। देर रात मैं अकेला कमरे की धुंधली रोशनी में बैठा था। शियाओजू की बनाई तस्वीर के फटे हुए टुकड़ों को एक एक करके जोड़ रहा था। लेकिन चाहे जितनी कोशिश करूं, वह तस्वीर पहले जैसी कभी नहीं बन सकती थी। हर तरफ सिलवटें थीं, हर जगह दरारें थीं। उसे देखते हुए मुझे लगा जैसे मेरे बेटे की आने वाली जिंदगी भी ऐसी ही टूटी बिखरी होने वाली है। एक पिता होने के नाते मैं अपने बच्चे को इतनी तकलीफों से भरी जिंदगी कैसे दे सकता था? तभी पीछे से मासूम आवाज आई, पापा आप क्या कर रहे हैं? मैं घबरा गया। जल्दी से आंसू पोंछे और उस फटी हुई तस्वीर को छिपाने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। प्यारा सा शियाओजू अपने छोटे से नाइट सूट और गोल मटोल पेट के साथ मेरे बिल्कुल पास आ चुका था। उसकी नजर सीधे उस टूटी हुई तस्वीर पर पड़ी। उसकी छोटी सी दुनिया जैसे उसी पल टूट गई। उसने कांपती आवाज में पूछा, पापा मैंने जो आपकी तस्वीर बनाई थी उसका यह हाल कैसे हो गया? उसकी आंसुओं से भरी आंखें देखकर मेरा दिल दर्द से मरोड़ खा उठा। उसकी माँ की सच्चाई छिपाने के लिए मुझे एक झूठ बोलना पड़ा। मैंने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, पापा की गलती है। रास्ते में एक बहुत गुस्सैल कुत्ता आ गया था, उसने तस्वीर फाड़ दी। शियाओजू ने आंसू पोंछते हुए मासूमियत से कहा, लेकिन सारे कुत्ते तो अच्छे होते हैं, वह मेरी तस्वीर क्यों फाड़ेगा? इतना कहकर उसने तुरंत मेरे पूरे शरीर को टटोलना शुरू कर दिया। जब उसे यकीन हो गया कि मुझे कहीं चोट नहीं लगी तो उसने मुझे कसकर गले लगा लिया। अपनी नन्ही सी आवाज में बोला, कोई बात नहीं, अगर पापा को कुत्ते ने नहीं काटा तो मैं आपके लिए एक और तस्वीर बना दूंगा। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें फिर भर आईं। अगर उसे कभी पता चल गया कि उसकी प्यारी तस्वीर किसी कुत्ते ने नहीं बल्कि उसकी अपनी माँ ने फाड़ दी थी तो उसका छोटा सा दिल कितना टूट जाता। उस रात हम दोनों बिस्तर पर लेट गए। उसने अपनी छोटी सी बाहों से मेरे दुबले शरीर को कसकर पकड़ लिया। फिर धीरे से बोला, पापा आप फिर से दुबले हो गए हैं। उसी समय मेरे फेफड़ों में तेज दर्द उठा। मुझे जोरों की खांसी आने लगी। मैंने जल्दी से बहाना बनाया, पापा को थोड़ा जुकाम है, मैं पानी पीकर आता हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं उठता, शियाओजू खुद दौड़कर रसोई में गया और मेरे लिए गुनगुना पानी ले आया। उसी पल मैंने जल्दी से अपने हाथ में मुड़ा हुआ टिश्यू कसकर दबा लिया। उस टिश्यू के अंदर अभी अभी खांस कर निकला हुआ मेरा खून छिपा था। मैं सोचता रह गया, अगर बीमारी से सचमुच मेरी मौत हो गई तो मेरे जाने के बाद मेरे बेटे का क्या होगा? अगली दोपहर लियू रुयान ने मुझे एक निजी क्लब के कमरे में बुलाया। उसने मेरे सामने गरम अदरक की चाय का कप रखा, फिर चुपचाप एक बैंक कार्ड मेरी ओर बढ़ाया। वो बोली, चेन, ये मू शिनवान ने तुम्हारे लिए भेजा है। इस कार्ड का पासवर्ड तुम्हारी जन्म तिथि है। उसे आज भी तुम्हारा जन्मदिन याद है। ये पैसे रख लो और अपने बेटे के साथ अच्छी जिंदगी बिताओ। लियू रुयान की बात सुनकर मेरे होंठों पर बस एक फीकी सी मुस्कान रह गई। मू शिनवान आज कितनी ठंडी और कठोर हो चुकी है, ये बात मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता था। मैंने अपना पीला पड़ा चेहरा उठाकर सीधे पूछा, रुयान दीदी, क्या मू शिनवान ने सच में यही कहा था कि मुझे सुधर जाना चाहिए और अगर मैंने फिर कोई बुरा काम किया तो वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगी? लियू रुयान चुप हो गई। ऐसी चुप्पी जिसमें सच खुद दिखाई दे रहा था। वह उन कठोर शब्दों को दोहराने की हिम्मत ही नहीं जुटा सकी। उसने बस फिर से बैंक कार्ड मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा, मू शिनवान ने भेजा है, मुफ्त के पैसे हैं, मना मत करो। इस बार मैंने बिना झिझक कार्ड ले लिया। मैंने शांत स्वर में कहा, कृपया मू शिनवान से कहना धन्यवाद, इन पैसों को मैं अपने बेटे के पालन पोषण का खर्च समझकर रख रहा हूँ। मेरे मरने के बाद यही पैसे शियाओजू के काम आएंगे। मेरी इतनी सहज स्वीकृति देखकर लियू रुयान का दिल और भारी हो गया। वह हिचकिचाते हुए बोली, चेन, तुम्हारे कैंसर की बात। मैंने तुरंत उसकी बात बीच में ही रोक दी। रुयान दीदी, मान लीजिए कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, वैसे भी कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता, खासकर मू शिनवान। वो तो शियाओजू को अपनाने के लिए भी तैयार नहीं हुई। मैं खड़ा हो गया। मेरी आवाज में अजीब सी दृढ़ता थी। चाहे आगे कुछ भी हो, मैं सब सह लूंगा। लेकिन मैं जानता था डॉक्टर मुझे पहले ही मौत की सजा सुना चुके थे। फेफड़ों का अंतिम चरण का कैंसर अब मुझे ज्यादा समय नहीं देने वाला था। उधर मू शिनवान दिन रात दवा अनुसंधान प्रयोगशाला में लगी हुई थी। वह कैंसर की नई दवा के विकास में पूरी तरह डूबी हुई थी। रात के 11 बज चुके थे। तभी लियू रुयान ने उसे बाहर रोक लिया। मू शिनवान, मुझे चेन के बारे में तुमसे। लेकिन मू शिनवान ने सफेद लैब कोट उतारते हुए उसकी बात काट दी। पैसे उसने ले लिए? हाँ, उसने ले लिए, लेकिन पूरे 20 लाख युआन। मू शिनवान अचानक रुक गई। उसके चेहरे पर तिरस्कार साफ झलक रहा था। वह व्यंग्य से बोली,
वाह, उसने तो बिना सोचे समझे पैसे रख भी लिए। आखिर जो फार्मास्यूटिकल्स ने उसे कितना फायदा पहुंचाया है, उस आदमी को तो जेल में कुछ साल और रहना चाहिए था। लेकिन लियू रुयान को बार बार मेरा जाते समय का टूटा हुआ चेहरा याद आ रहा था। वह धीरे से बोली, जरा उसकी जिंदगी के बारे में सोचो। जन्म लेते ही उसने अपनी माँ को खो दिया। 21 साल की उम्र में उसे घर से निकाल दिया गया। 25 साल की उम्र में जेल भेज दिया गया। और अगर सचमुच उसे कैंसर है तो उसके लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा। ये सुनते ही मुशिनवान की आंखें ठंडी हो गईं। उसने तीखे स्वर में कहा, ये चेन तुम्हारा पति है क्या? तुम उसकी इतनी चिंता करती हो जितनी शायद अपने पति की भी नहीं करती। लियू रुयान गुस्से से कांप उठी। क्या तुम्हारे पास जरा भी दिमाग और इंसानियत नहीं बची? लेकिन मुशिनवान उससे भी ज्यादा गुस्से में थी। उसने कार का दरवाजा खोला, तेजी से अंदर बैठी और गाड़ी स्टार्ट कर दी। जाने से पहले बस इतना कहा, ये चेन के मामले में अब से तुम बिल्कुल दखल मत देना। उसी रात मुझे फिर से खून की तेज खांसी आई। रूमाल पर बिखरे लाल धब्बे तरबूज के बीजों की तरह साफ दिखाई दे रहे थे। डॉक्टर पहले ही चेतावनी दे चुके थे, जिस दिन खून की खांसी शुरू हो जाएगी उसी दिन से मौत की उल्टी गिनती भी शुरू हो जाएगी। तभी गहरी नींद में सोया हुआ शियाओजू अचानक उठ बैठा, जैसे उसे आदत हो गई हो। वह चुपचाप मेरे लिए गुनगुना पानी लेकर आया। अपनी छोटी सी हथेली से मेरी पीठ सहलाते हुए बोला, पापा आपका जुकाम फिर बढ़ गया है, कल आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना होगा। मैंने गले की जलन सहते हुए चुपचाप ट्रामाडोल की एक गोली निगल ली। ये अंतिम चरण के कैंसर के दर्द को कम करने वाली दवा थी। कुछ देर बाद जब दवा ने असर करना शुरू किया, तब जाकर सीने में उठती असहनीय पीड़ा धीरे धीरे कम हुई। अगली सुबह नाश्ता खत्म होते ही शियाओजू अलमारी खोलकर मेरे लिए जुकाम की दवा ढूंढने लगा। उसे मुशिनवान की तरह ही एक बार देखकर सब याद रखने की अद्भुत क्षमता विरासत में मिली थी। लेकिन अगले ही पल उसके हाथ अचानक रुक गए। उसने अलमारी में रखी ढेर सारी दवाइयों की बोतलों में से एक उठाकर ध्यान से देखी। कमरे का माहौल एक पल में जमसा गया। शियाओजू ने मासूमियत से पूछा, पापा अलमारी में इतनी सारी अजीब अजीब दवाइयां कब आ गईं? लेकिन मुझे पहले से अंदाजा था कि यह दिन आएगा, इसलिए मैंने अपनी सारी कैंसर की दवाइयों और दर्द निवारक गोलियों के डिब्बे बदलकर उन पर सर्दी जुकाम की दवाइयों के लेबल लगा दिए थे। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था, अगर शियाओजू को मेरी बीमारी का सच पता चल गया तो उसका नन्हा सा दिल यह सदमा कैसे सह पाएगा। सप्ताहांत पर मैं शियाओजू को लेकर उसकी पसंदीदा बैंगनी डेजी का एक गुलदस्ता खरीदने गया। घर लौटकर हम दोनों किराए के छोटे से कमरे में बैठकर फूलों की टहनियाएं काटने और सजाने लगे। मैंने धीमे से उससे कहा, बेटा जिंदगी चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, उसे हमेशा प्यार करना। शियाओजू भी मेरी नकल करते हुए फूल सजाने लगा। उसकी आंखों में मासूम चमक थी। वह मुस्कुराकर बोला, पापा जब तक आप मेरे साथ हैं जिंदगी मुश्किल कैसे हो सकती है? कुछ ही दिन पहले उसकी अपनी माँ ने उसे अपना बेटा मानने से इनकार कर दिया था। फिर भी वह थोड़ी देर रोकर सब भूल गया। उसकी दुनिया में सिर्फ उसका पिता ही उसकी पूरी दुनिया था। लेकिन उसी मासूम बात ने मेरे दिल की आखिरी दीवार भी तोड़ दी। मेरा चेहरा एकदम पीला पड़ गया। मैं उसकी उस गहरी निर्भरता का कोई जवाब नहीं दे सका। मैं उसके साथ और कितने दिन रह पाऊंगा? शायद 3 महीने भी नहीं। एक छोटे बच्चे को यह कैसे बताया जाए कि मौत क्या होती है और हमेशा के लिए बिछड़ जाना किसे कहते हैं? आखिरकार मैंने वे सारे शब्द अपने भीतर ही दबा लिए। दोपहर के खाने के बाद मैं अपने टूटते हुए शरीर को संभालते हुए शियाओजू को बच्चों के पार्क ले गया। हमने रोलर कोस्टर की सवारी की, फेरिस व्हील में बैठे, समुद्री डाकू वाले झूले पर भी गए। लेकिन आखिरकार मेरा शरीर जवाब देने लगा। सांस लेना मुश्किल हो गया। शियाओजू को पीठ पर उठाए हुए मुझे बार बार खून की खांसी आने लगी। हर बार मेरी हथेली में तरबूज के बीज जितने बड़े खून के थक्के निकलते और हर बार मैं चुपके से शियाओजू से छिपाकर खून से भीगा टिश्यू कूड़ेदान में फेंक देता। रात को मैंने दिन भर की तस्वीरें देखी। उनमें मेरा चेहरा बिल्कुल सफेद और बेजान दिखाई दे रहा था। मैंने हर तस्वीर के पीछे एक एक पंक्ति लिखी, पापा एक दिन आसमान का तारा बन जाएंगे, हमेशा तुम्हें देखते रहेंगे, हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे और हमेशा तुमसे प्यार करेंगे। सोमवार आते आते मेरी हालत पूरी तरह बिगड़ गई। वॉश बेसिन में अचानक काला सड़ा हुआ सा गाढ़ा खून भर गया। उसी समय बाहर से शियाओजू की चिंतित आवाज आई। वह जिद कर रहा था, पापा मैं भी आपके साथ डॉक्टर के पास चलूंगा। मैं कांपते हाथों से अपने होंठों का खून पोंछता रहा, फिर खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की। किसी तरह उसे समझाया और पहले उसे किंडरगार्टन छोड़ आया। उसके बाद मैं सीधे पेंगचेंग प्रथम जन अस्पताल पहुंचा। संयोग से उसी दिन मुशिनवान भी वहां आई हुई थी। उसके सबसे सम्मानित गुरु को भी अंतिम चरण का फेफड़ों का कैंसर हो चुका था। डॉक्टरों ने कह दिया था उनके पास 1 महीने से भी कम समय बचा है। दूसरी ओर उसकी कंपनी की नई कैंसर रोधी दवा सफलता से बस 1 कदम दूर थी। वह अस्पताल के गलियारे में तेजी से चलते हुए मन ही मन कसम खा रही थी कि अब इस दवा को हर हाल में जल्दी पूरा करना होगा। तभी उसकी नजर दूर खड़े एक परिचित चेहरे पर पड़ी। वह मैं था। मैं रक्त परीक्षण करा रहा था। मुशिनवान दूर खड़ी मुझे देखती रही। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। मेरे शरीर से एक के बाद एक कई शीशियां खून ली गईं। आज मैं यह जांच कराने आया था कि कहीं कैंसर पूरे शरीर में फैल तो नहीं गया। इतना खून निकलने के बाद मेरे शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं बची। मैं कुर्सी पर ढह गया। मैंने अपने साथ लाई हुई मीठे पानी की बोतल निकाली, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी मेरी उंगलियों में ढक्कन खोलने तक की ताकत नहीं बची थी। खाली पेट
गंभीर बीमारी और लगातार होती पीड़ा मुझे ऐसा महसूस करा रही थी कि अगले ही पल मैं बेहोश होकर गिर पड़ूंगा। लेकिन मैं अभी मर नहीं सकता था। जब तक शियाओजू की जिंदगी सुरक्षित नहीं हो जाती, मुझे हर हाल में जिंदा रहना था। उसी समय एक गोरा और पतला हाथ अचानक मेरी बोतल उठा ले गया। उसने आसानी से ढक्कन खोला और बोतल मेरी ओर बढ़ा दी। मैंने सिर उठाकर देखा। मेरे सामने मू शिनवान खड़ी थी। मैं वहीं स्तब्ध रह गया। वह यहाँ कैसे? उसे देखते ही मेरे मन में शियाओजू की वह फटी हुई तस्वीर घूम गई, जिसे उसने बेरहमी से टुकड़े टुकड़े कर दिया था। मैंने अपनी सुन्न पड़ चुकी उंगलियां कसकर भींच ली। नफरत की लहर पूरे शरीर में फैल गई। मेरा चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया। मैंने उसके हाथ से बोतल झटके से छीन ली। मेरे इस व्यवहार से उसके चेहरे पर एक पल के लिए चोट का भाव उभरा, लेकिन उसने खुद को संभाला और मेरे पीछे पीछे चल पड़ी। धीरे से उसने पूछा, ये चेन तुम अस्पताल किस लिए आए हो? मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। सीधे सेल्फ सर्विस रिपोर्ट प्रिंटर के पास जाकर क्यूआर कोड स्कैन किया। एक एक करके मेरी मेडिकल रिपोर्ट बाहर आने लगी। जैसे ही मैं उन्हें उठाने के लिए झुका, उससे पहले ही मुशिनवान ने हाथ बढ़ाकर सारी रिपोर्ट अपने हाथ में ले ली। वो डॉक्टर थी, सिर्फ एक नजर में सब समझ गई। CEA कैंसर एम्ब्रायोनिक एंटीजन सिफरा 21 एक सभी मानक से बहुत ऊपर थे। सीटी स्कैन की रिपोर्ट साफ बता रही थी कि कैंसर शरीर के दूसरे अंगों तक फैल चुका है। वह अचानक मेरी ओर मुड़ी। उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। ये चेन, ये सच नहीं हो सकता। तुम इतनी कम उम्र में इस बीमारी के शिकार कैसे हो सकते हो? उसकी बात सुनकर मेरे भीतर दबा हुआ सारा दर्द फूट पड़ा। मैंने मुट्ठियां भींच ली और कांपती आवाज में कहा, मू शिनवान, क्या तुम्हें लगता है कि मैं मेडिकल रिपोर्ट भी नकली बनवा सकता हूँ? मेरी छाती दर्द से भर गई। मैं लगभग चिल्ला उठा, ये रिपोर्ट अभी अभी मशीन से निकली है। बताओ, इसमें मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ? मेरे सवाल के बाद वह कुछ देर बिल्कुल चुप रही। उसके मन में एक ठंडी सोच कौंधी। क्या ये चेन के कर्मों की सजा है? क्या भगवान उसे उसके कथित विश्वासघात की सजा दे रहे हैं? लेकिन सामने खड़े इस दुबले पतले मौत से लड़ते आदमी को देखकर उसे जरा भी संतोष नहीं हुआ। उल्टा उसका दम घुटने लगा। उसने धीमी आवाज में कहा, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। इंसान जैसा करता है वैसा ही भरता है। फिर भी उसकी आवाज में वह कठोरता नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। यह तुम्हारे कर्मों का फल है। उसके ये बेरहम शब्द सुनकर मेरा पूरा शरीर कांप उठा। कर्मों का फल? मैंने फीकी हंसी हंसी। ठीक है, अगर यही समझना है तो यही सही। मैंने सारी रिपोर्ट वापस बैग में रखी और बिना कुछ कहे मुड़ गया। लेकिन अगले ही पल उसने मेरा दुबला हाथ पकड़ लिया। ये चेन, मैंने ठंडी नजरों से उसकी ओर देखा। क्या तुम यही नहीं चाहती थी कि मैं मर जाऊं? अब तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो रही है। तुम्हें खुश होना चाहिए। उसकी पकड़ और कस गई। कुछ देर बाद उसने धीमे स्वर में पूछा, तो जो कुछ तुम पहले कह रहे थे वह सब सच था? कैंसर भी और शियाओजू की आदतें, उसकी प्रतिभा, सब? वह जवाब चाहती थी। मैंने शांत स्वर में कहा, मेरे और शियाओजू के बारे में अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। मेरा पीला चेहरा देखकर उसकी आवाज थोड़ी नरम पड़ गई। शियाओजू के मामले की मैं फिर से जांच करूंगी। उसे खुद सच्चाई पता करनी थी, लेकिन जाते जाते भी वह खुद को समझाने से नहीं रोक पाई। ये चेन, अगर बीमार हो तो इलाज कराओ, अपनी अकल गलत कामों में मत लगाओ। मुझे उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा, मू मैडम, क्या आप सचमुच शियाओजू के मामले की फिर से जांच करेंगी? उसने कुछ पल मुझे देखा, फिर बोली, मैं शियाओजू का DNA टेस्ट दोबारा करवाऊंगी। उसके ये कहते ही मेरी बुझी हुई आंखों में उम्मीद की एक छोटी सी किरण चमक उठी। लेकिन जब तक सच सामने नहीं आता, मेरा दिल चैन से नहीं बैठ सकता था। शाम 4 बजे मैं शीशे में अपना चेहरा देखकर बार बार उसे रगड़ता रहा ताकि बीमारी की झलक छिप जाए। मुझे सबसे पहले शियाओजू को लेने पहुंचना था। जैसे ही वह दौड़कर मेरी बांहों में आई और मेरी गर्दन पकड़ ली, उसने मासूमियत से पूछा, पापा, आज आप डॉक्टर के पास गए थे ना? सर्दी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मैंने उसके माथे को चूमते हुए मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ बेटा, पापा ने दवा ले ली है, जल्दी ठीक हो जाएंगे। लेकिन मैं जानता था यह बीमारी अब सिर्फ बढ़ेगी। मैं अपने बेटे को और कितनी बार गोद में उठा पाऊंगा? हर बार उसे उठाना शायद आखिरी बार के थोड़ा और करीब होना था। 1 महीने पहले जो बच्चा मुझे बिल्कुल हल्का लगता था, आज उसे गोद में उठाते ही मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने दांत भींचकर उसे स्कूटर पर बिठाया। वह चिंतित होकर बोला, पापा, आप थक गए क्या? मैंने सिर हिलाया। नहीं बेटा, बस हल्की सी सर्दी है, उससे बोला गया। हर झूठ मेरे दिल पर एक और बोझ बनता जा रहा था। उधर लिंजियांग फार्मास्यूटिकल ग्रुप की प्रयोगशाला में मू शिनवान दोबारा DNA टेस्ट करवाती है। इस बार उसे पता चलता है कि पहली रिपोर्ट में सचमुच छेड़छाड़ की गई थी और शियाओजू वास्तव में उसी का बेटा है। यह जानकर उसकी दुनिया बिखर जाती है। उसे एहसास होता है कि उसने 5 साल पहले ये चेन पर जो आरोप लगाए थे वे गलत थे। वह तुरंत अस्पताल पहुंचती है, लेकिन तब तक ये चेन की हालत बहुत गंभीर हो चुकी होती है। फेफड़ों का कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका होता है। मू शिनवान रोते हुए उससे माफी मांगती है और कहती है कि वह शियाओजू का हमेशा ख्याल रखेगी। ये चेन उससे केवल एक वादा लेता है, शियाओजू को कभी अकेला मत छोड़ना। कुछ समय बाद ये चेन की मृत्यु हो जाती है। शियाओजू अपने पिता की तस्वीर को सीने से लगाकर रोता है, जबकि मू शिनवान अपने किए पर जीवन भर पछताती रहती है।
बाद में वह श्याओजू को अपने साथ रखती है, उसे पिता के प्यार की कहानियां सुनाती है और ये चेन की याद में कैंसर रोगियों की मदद के लिए एक फाउंडेशन शुरू करती है। कहानी का अंत इस संदेश के साथ होता है कि गलतफहमियां कभी कभी पूरी जिंदगी बदल देती हैं और कुछ पछतावे ऐसे होते हैं जिन्हें समय भी नहीं मिटा सकता।